हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शैतान मिर्ज़ा। इस लेक्चर में मैं आपके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट की वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक कवर कर लिया था। अब हम ब्लड सप्लाई टू द लंग से कंटिन्यू करेंगे। ये ऑफिशियल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं जॉन वैली एंड सन्स की तरफ से, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर दिस वीडियो। सो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड सप्लाई टू द लंग्स में ब्लड जो एंटर होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से एंटर होता है, ब्रोंकाइल आर्टरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ये दो आर्टरीज हैं, हमारे दो वेसल्स क्या सिस्टम्स हैं जो हमारे पास ब्लड लेकर आते हैं। ब्लड एग्जिट होता है पल्मोनरी वेन से और ब्रोंकाइल वेन से, और इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन कपलिंग आ जाती है। वेंटिलेशन कहते हैं गैसियस एक्सचेंज को, और परफ्यूजन कहते हैं ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन को, टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कभी भी हाइपोक्सिया हो जाए, तो वो ब्लड को पोरली वेंटिलेटेड एरियाज की तरफ दे जाने देता है, ताकि जो ब्लड है वो वेंटिलेटेड एरियाज की तरफ जाए, पोरली वेंटिलेटेड एरिया से, और वहां जाके बेहतर गैस एक्सचेंज हो सके। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किस पार्ट में कौन से सेल्स होते हैं और उनके अंदर कौन किस किस्म की फंक्शनैलिटी होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन की डिटेल पे आते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन बेसिकली एयर फ्लो होता है बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, और यू कैन से बिटवीन द एटमॉस्फेयर ऑफ एंड द एल्वेली, जो कि चेंज करा रहे हैं। और ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से होती है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इसकी डिटेल में हमने जाना है। हमें बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी जगह का प्रेशर बढ़ाया जाए तो वहां का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर उसी जगह का प्रेशर कम किया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ये हम डिटेल देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो जो भी हमारी ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन है, इट इज गवर्न बेसिकली बाय बॉयल्स लॉ। किस तरह से बॉयल्स लॉ के साथ गवर्न करती है? हम मसल्स ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करें, तो जब भी हमने ब्रीद इन करना है, ब्रीद इन मतलब हमने सांस अंदर लेना है, तो जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम बेसिकली अपना थॉरेसिक वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। जब अपना थॉरेसिक वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं तो हमारे थॉरेसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहां का प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो सांस बहुत आसानी से हमारे एयर अंदर चली जाती है इनटू द लंग्स। अब इसी को रिवर्स करते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हुए हमने सांस बाहर निकालनी है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम अपनी थॉरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को कम कर देते हैं। जब वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो वहां पे प्रेशर रेज हो जाता है। जब प्रेशर रेज हो जाता है तो एयर हमारे लंग से निकल के बाहर आ जाती है। ये पूरा समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो कौन से मसल्स हैं जो हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं। मसल्स ऑफ इनहेलेशन के अंदर स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स हैं, ये रेज हो जाते हैं। ये एरो आपको बता रहे हैं इनका रेज होना, ये रेज हो जाते हैं। स्केलिन मसल्स हैं, ये रेज हो जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रेज हो जाते हैं। डायफ्राम जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे पुश हो जाता है। सो डायफ्राम नीचे पुश हो जाता है, बाकी सारे मसल ऊपर रेज हो गए। दिस इंक्रीजेस द थॉरेसिक वॉल्यूम। जब थॉरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो थॉरेसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से एयर अंदर चली जाएगी, इनहेलेशन हो जाएगी। जब एक्सहेलेशन करवानी होती है, एक्सहेलेशन करवाते हुए हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल अप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये नीचे की तरफ पुश करेंगे रिब केज को। इसके साथ साथ जो आपका 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 जो डायफ्राम मसल है, ये रिलैक्स करके वापस ऊपर के तरफ आ जाएगा। इस पूरी जगह का वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर रेज हो जाएगा। सिंपल बॉयज लॉ अप्लाई हो रहा है। प्रेशर रेज हो जाएगा और एयर बाहर चली जाएगी। इसके अलावा भी मसल्स हैं जो यूज होते हैं एक्सहेलेशन में। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसफर एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये सब एक्सहेलेशन में काम करते हैं हमारे। पोजीशन ऑफ डायफ्राम ऑलरेडी डिस्कस कर ली, किस तरह डायफ्राम आपके पास ऊपर और नीचे मूव हो रहा होता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन: सरफेस टेंशन, इनवर्ट डायरेक्टिव फोर्स होती है एल्वेलाई की, व्हिच मस्ट बी ओवरकम टू एक्सपेंड द लंग्स ड्यूरिंग ईच इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये वो फोर्स है जिसको ओवरकम करना जरूरी है, वरना सांस अंदर नहीं जाती। इलास्टिक रिकॉइल वो रिकॉइल है कि अगर आप इलास्टिक फाइबर की किसी चीज को खींचो तो थोड़ी देर बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, बिल्कुल जैसे रबर बैंड होता है। आप उसको स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने में वो खींच जाता है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसके ओरिजिनल शेप में आने को हम इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं। सो इलास्टिक रिकॉइल डिक्रीज द साइज ऑफ द एल्वेली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं, हमारे एल्वेली जो होते हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं इलास्टिकली, और जिस वक्त हम एक्सेल करते हैं, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से वो दोबारा छोटे हो जाते हैं। तो दिस बेसिकली इज द इनहेलेशन, जिसके अंदर एयर गई तो ये इलास्टिक स्ट्रेचिंग हो गई, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वही एल्वेली रिकॉइल कर गया एक्सहेलेशन के बाद, और एयर को उसने बाहर निकाल दिया। कंप्लायंस कहते हैं ईज विद विच द लंग्स कैन एक्सपैंड, थॉरेसिक वॉल कैन बी एक्सपैंडेड, इसको कंप्लायंस कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं।
कुछ और मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर कुछ मॉडिफाइड ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं, कॉफिंग, स्नीजिंग, साइंग, यॉर्निंग, सॉबिंग, क्राइंग, लाफिंग, हिकअपिंग, वाल्सल मैनोवर, प्रेशराइज इन द मिडिल ईयर। ये वो मॉडिफाइड डिस्क्रिप्शंस हैं जिसके अंदर सॉरी मॉडिफाइड ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं जिसमें हम ब्रीदिंग को थोड़े थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं, और चेंज इसलिए करते हैं कि हमने कोई और उसके साथ एक्टिविटी ऐड करनी होती है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे आ जाते हैं। लंग वॉल्यूम्स इंडिविजुअल वॉल्यूम्स हैं हमारे लंग्स की, और लंग कैपेसिटीज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लंग वॉल्यूम्स हैं। लंग वॉल्यूम्स क्या है? अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो जितनी एयर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, उसका वॉल्यूम होता है 500 ml। मगर वही ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हुए अगर हम गहरा सांस लें तो हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर सकते हैं। वो जो एक्स्ट्रा एयर हमने इनहेल की, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये फोर्सफुल इनहेलेशन के वक्त है, और इसका अप्रोक्सीमेटली जो वॉल्यूम है वो 3100 ml होता है। और जब हम इसी तरह फोर्सफुली एक्सहेल आउट करते हैं, तो फोर्सफुल एक्सहेल आउट करने के बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा एयर भी एक्सहेल आउट हो जाती है, ये अबाउट 1200 ml। तो ये टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको हम टीवी, आईआरवी और ईआरवी के वे में डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो हमारे लंग्स में हर वक्त रहती है, हम इसको किसी भी हाल में बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे लंग्स में ये फिल्ड रहती है, हम इसको फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी नहीं बाहर निकाल सकते। इसका वॉल्यूम 1200 ml। ये वॉल्यूम्स हो गए। अब जब हम वॉल्यूम्स के बाद आते हैं कैपेसिटीज पे, तो कैपेसिटीज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लंग वॉल्यूम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो पूरी कैपेसिटी है जिसके अंदर फोर्सफुल इनहेलेशन भी शामिल है और नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन भी शामिल है। आपने आईआरवी और टीवी के वॉल्यूम को ऐड कर देना है, आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। जब आते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम आईसी बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को हम एफआरसी बोलते हैं। ये एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? ये वो कैपेसिटी है जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी ऐड हुआ हुआ है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड हुआ है। मतलब वो एयर जो हमारे लंग से फोर्सफुली बाहर जाती है और वो एयर जो लंग से बाहर नहीं जाती, दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने से एफआरसी या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मिल जाती है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी वो है जो एयर हम एक्सचेंज कर सकते हैं विद द सराउंडिंग, जिसमें इनहेल हुई हुई वो एयर जो कि आपने फोर्सफुल की थी, या वो एयर जो कि हमने नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में की थी, या वो जो हमने फोर्सफुल एक्सहेल की थी, तीनों एयर्स को हम ऐड करते हैं। मतलब आईआरवी, टीवी, ईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑल द थ्री वॉल्यूम्स आर एडेड टुगेदर टू गेट द वाइटल कैपेसिटी। फिर टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी मुकम्मल लंग्स की कैपेसिटी कुल कितनी है, तो हम सारे वॉल्यूम्स को उसके अंदर मिला लेते हैं, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, जब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। आपको नॉर्मली वैल्यूज दी जाती हैं, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, ये वैल्यूज दी हुई होती हैं, और वैल्यूज देने के बाद आपसे पूछा जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाल के बताइए, या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकाल के बताइए, या वाइटल कैपेसिटी निकाल के बताइए, या टोटल कैपेसिटी निकाल के बताइए। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि आपने कौन सी वॉल्यूम्स को ऐड करना है तो आपको क्या मिले। एट टाइम्स आपको ग्राफ दे दिए जाते हैं और ग्राफ के अंदर आपको लेबल करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्राफ में कौन से पार्ट को क्या लेबल ऐड किया जाता है, कौन सा पार्ट टाइडल वॉल्यूम है, कौन सा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कौन सा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो ग्राफ है ये हमें स्पायरोमेट्री से मिलता है। स्पायरोमेट्री वो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्पायरोमीटर यूज करते हैं, और स्पायरोमीटर के थ्रू हम उस एपरेटस में ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों को फॉलो करता है। डाल्टन्स लॉ क्या है? ईच गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सर्ट्स इट्स ओन पार्शियल प्रेशर इफ अदर गैसेस आर नॉट प्रेजेंट। कि हर गैस इंडिविजुअली बिहेव करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर गैस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के वे में बिहेव करेगी, CO2 CO2 के वे में बिहेव करेगी, ये दोनों ऐसे बिहेव करेंगी जैसे दूसरी कोई और गैस प्रेजेंट ही ना हो। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ अ गैस जो कि डिसॉल्व होगी किसी भी लिक्विड में, वो प्रोपोर्शनल होगी टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गैस कितनी है, जितनी क्वांटिटी गैस की होगी उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होगी। और ये सॉलिबिलिटी कोएफिशिएंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है। और साथ साथ ये बताया हुआ है कि ये जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा हो। एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन को डिस्टिंग्विश करेंगे। हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, ये एल्वेली और ब्लड के बीच में होता है, इसमें हेल्डेन्स इफेक्ट होता है। आगे पढ़ते हैं हेल्डेन इफेक्ट क्या है। इसमें CO2 मूव होता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, ये बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है, इसमें बोर्स इफेक्ट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट? टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस डायरेक्शन मूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऑपोजिट मूव होता है। जैसे अगर एल्वेली ऑफ ब्लड में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही होगी, सो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेली इनटू द कैपिलरी। एल्वेली से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में, तो CO2 ऑपोजिट जाएगा, मतलब कैपिलरी से एल्वेली में।
इसी तरह जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रही है, तो ऑक्सीजन निकल के ब्लड में से टिश्यू में जाएगी, तो CO2 टिश्यू से निकल के ब्लड में चला जाएगा। यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन की डिटेल दी हुई है कि हम इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एल्वेली में आती है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वो डिसॉल्व हो जाती है। PO2 PCO2 बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली कि कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है दोनों गैसेस की। पल्मोनरी कैपिलरीज में ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, ये ऑक्सीजन ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करके सिस्टमिक कैपिलरीज में जाता है। सिस्टमिक कैपिलरीज हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देती हैं। वो ऑक्सीजन जब दे रही होती है, वहीं से CO2 को वो पिक कर लेती है। CO2 ब्लड में एंटर हो जाता है, ब्लड होता हुआ राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में जाएगा, और लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू दोबारा एल्वेली के सामने आ जाएगा। इस ब्लड में हाई CO2 होगा, ये CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा इनटू द एल्वेली, जिसको आप एक्सहेल कर दोगे, और अगला ऑक्सीजन आप इनहेल कर लोगे, ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो सेम साइकिल कंटिन्यूज। बात क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन करा रही है, एक्सचेंज करा रही है बिटवीन द एल्वेली एंड द ब्लड कैपिलरीज। और जो सिस्टमिक कैपिलरीज हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, इसका मतलब वो ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है उसको टिश्यूज तक लेके जा रहे हैं। CO2 और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 1.5% ऑफ O2 डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में, बाकी 98.5% हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 अदरवाइज ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होती है तीन वेज में। 7% CO2 डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में, 23% CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमाइन एंड से बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट मतलब ACO3, और ये होता है इन प्लाज्मा। सो दिस इज हाउ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड। फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ Hb। एफिनिटी ऑफ Hb का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के कितनी आसानी से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। सो जब हम ग्राफ देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि ये वो नॉर्मल, ये इफेक्ट हम देख रहे हैं पीएच का, ब्लड का पीएच। एक्स एक्सिस पे PO2 ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, ये ऑक्सीजन क्वांटिटी बढ़ रही है, और ये सैचुरेशन बढ़ रही है, कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। नॉर्मल कंडीशन में ये वाला ग्राफ फॉलो होता है, ये वो नॉर्मल पीएच है ब्लड का जो 7.5 होता है। बट जिस वक्त आपका ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाए, सॉरी ब्लड का पीएच, यस, ब्लड का पीएच डिक्रीज हो गया, 7.54 से 7.2 हो गया। लो ब्लड पीएच का मतलब है हाई CO2। हमारी जो गैस CO2 है वो एक एसिडिक गैस है, वो एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। तो अगर CO2 ज्यादा होगा तो ब्लड का पीएच एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, 7.54 से कम हो जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, इससे होगा क्या, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू विल बी विद मच ईज। इस CO2 का मतलब क्या है, ब्लड में CO2 ज्यादा आ गया। जितना ब्लड में CO2 ज्यादा आ जाएगा, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू उतना आसानी के साथ होती है। इसी तरह अगर ब्लड का पीएच आपका कम ना होता, बढ़ जाता। ब्लड का पीएच कम क्यों नहीं हुआ, बढ़ क्यों गया, क्योंकि आपकी CO2 कम है। जब CO2 कम है तो ब्लड का पीएच बढ़ गया, 7.6 हो गया। अब ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू आसानी से नहीं होगा, मुश्किल से होगा, क्योंकि ब्लड में पहले से ही CO2 कम प्रेजेंट है। इफेक्ट ऑफ CO2 होता है, जितना ज्यादा CO2 ब्लड में होता है उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होती है टिश्यू, उतनी आसानी से डिलीवर होती है। यही चीज यहाँ पे CO2 के साथ डायरेक्टली लिंक की हुई है। वही जो चीज हमने पीएच के साथ पढ़ी थी, वही यहाँ पे CO2 के साथ लिंक हुई हुई है, डायरेक्ट रिलेशन है जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिनिटी में अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंजेस की, तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर यही ग्राफ फॉलो हो रहा है, एक ही तरीके से ये फॉलो करती है। हमारे पास जो हमारी हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, बट जिस पर टेम्परेचर हाई हो जाए, बढ़ जाए टेम्परेचर, तो अगेन ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू आसान हो जाती है। और जब टेम्परेचर लो हो जाए तो ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। जब भी ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू आसान होती है, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाता है, इट शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड और द लोअर साइड। और जिस वक्त भी आपके पास डिलीवरी उसकी मुश्किल हो जाएगी, तो ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इट मूव टूवर्ड्स द अपर साइड। ये ग्राफ स्केच करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्राफ पे राइट शिफ्ट कब हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कब हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, मेटरनल ब्लड का, ये मेटरनल ब्लड की का ग्राफ नीचे है, फीटल ब्लड का ग्राफ ऊपर है। ये वो मेटरनल ब्लड है जो मदर है, जिसके इस वक्त वोम में, यूट्रस में एक बेबी प्रेजेंट है, फीटस प्रेजेंट है। वो फीटस जो होगा उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मदर से ज्यादा होनी जरूरी है, तो मदर इजीली ऑक्सीजन पास ऑन कर देता है फीटस को, इसीलिए मदर वाला ग्राफ नीचे है। और फीटस ऑक्सीजन पिक करता है फ्रॉम द मदर। जब वो पिक करेगा ऑक्सीजन अपनी मदर से, तो उसका ग्राफ ऊपर वाला होना चाहिए, ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन के ब्लड, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को पिक कर ले, ना कि ऑक्सीजन मदर के ब्लड को दे दे, क्योंकि फीटस को मदर के ब्लड से ऑक्सीजन चाहिए है। मदर के ब्लड में जितनी ऑक्सीजन होगी मदर इस्तेमाल करके
फीटस को पास ऑन कर देगी। अगर मैटरनल ब्लड ऊपर होता, अगर मैटरनल यहाँ पे होता और फीटल यहाँ पे होता, तो इसका मतलब ये होता कि फीटल ब्लड मदर के ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए फीटल ब्लड का ग्राफ ऊपर है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर ज्यादा है, ये ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं। मैटरनल ब्लड ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन को पास ऑन कर देगा फीटस को, इसीलिए ग्राफ नीचे। हेल्डेन इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। हेल्डेन इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट क्या है? हेल्डेन इफेक्ट उस वक्त होता है जब CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में। ये किस तरह से होता है? हेल्डेन इफेक्ट में क्या होगा आपके पास रेड ब्लड सेल जिस वक्त आता है आपके एल्वेलाई के पास, तो एल्वेलाई में आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी फ्रॉम द कैपिलरी टू इनटू द कैपिलरी, और आपके पास रेड ब्लड सेल में आ जाएगी। ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन पहले से ही H आयन को अपने साथ लाया होगा। HbH आया हुआ होता है, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड आपके पास पहले से रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन इसको डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है, HbO2 का बॉन्ड बन जाता है और H प्लस रिलीज हो जाता है। इसी दौरान प्लाज्मा में से HCO3 ब्लड के रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाता है। ये प्लाज्मा में से जब आ गया तो H प्लस और HCO3 रेड ब्लड सेल के अंदर कंबाइन होते हैं, H2CO3 बना लेते हैं। H2CO3 पे डिसोसिएट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब CO2 और वाटर बन जाता है, ये डिफ्यूज आउट करके बाहर चले जाते हैं इनटू द प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में चले जाते हैं तो CO2 बाहर चला जाता है एल्वेली में और आप उसे एक्सहेल कर देते हैं। यहाँ क्लोराइड शिफ्ट का बताया हुआ है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली मूवमेंट होती है क्लोराइड आयन की हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द बाइकार्बोनेट आयन। HCO3 आयन जिस वक्त सेल के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव आयन है, तो एक दूसरा नेगेटिव आयन क्लोराइड उसकी जगह रेड ब्लड सेल से निकल के बाहर चला जाएगा। इसकी वजह से रेड ब्लड सेल अंदर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, अंदर एक्स्ट्रा नेगेटिविटी नहीं डेवलप होती, क्योंकि एक नेगेटिव आयन अंदर आया तो दूसरा नेगेटिव आयन उसकी जगह बाहर चला गया। हेल्डेन्स इफेक्ट ये प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 एक्सहेल करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस समझाया। यहाँ पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इसके अंदर होती है। अब इसी चीज को हम बोहर्स इफेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। बोहर्स इफेक्ट कहाँ पे होता है? बोहर्स इफेक्ट होता है हमारे पास सिस्टमिक कैपिलरी में। ये इंटरनल रेस्पिरेशन हो रही है, ये टिश्यू सेल है, टिश्यू सेल में CO2 होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर चुका होगा और इसको ऑक्सीजन चाहिए है। तो होता क्या है आपके पास ये CO2 जो होगा ये डिफ्यूज करेगा फ्रॉम द टिश्यू सेल और ये आ जाएगा आपके रेड ब्लड सेल के अंदर। CO2 जब रेड ब्लड सेल के अंदर आएगा तो कुछ CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbCO2 बनेगा। पीछे इसका नाम हमने देखा था कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जो आया रेड ब्लड सेल में वाटर के साथ कंबाइन होगा। वही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसने रिवर्स रिएक्शन कैटलाइज किया था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कैटलाइज करेगा और CO2 और वाटर को कंबाइन करके H2CO3 बना देगा। H2CO3 डिसोसिएट कर देगा HCO3 और H प्लस आयन में। H प्लस आयन ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, Hb के साथ बॉन्ड बनाएगा, HbH बन गया, ये वही हीमोग्लोबिनिक एसिड है। ये हीमोग्लोबिनिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। जैसे ही हीमोग्लोबिनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इनटू द टिश्यू और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिनिक एसिड बना और H प्लस आयन यहाँ पे यूज अप हो गया, HCO3 आयन जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर था, अब वो रेड ब्लड सेल में नहीं रुकेगा, वो प्लाज्मा में आ जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था कि HCO3 मैक्सिमम फॉर्म ऑफ CO2 है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड और ये प्लाज्मा में कैरी होता है। ये HCO3 बाहर आ जाएगा। जब HCO3 बाहर आ रहा है प्लाज्मा में, इसका मतलब क्लोराइड को अंदर जाना पड़ेगा। सो क्लोराइड शिफ्ट हो रही होगी। तो क्लोराइड का पहले भी ऊपर बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो HCO3 आयन। Bohr's effect में chloride moves into the red blood cell because HCO3 comes out into the plasma. In Haldane's effect, chloride ion moves out into the plasma by reverse chloride shift because HCO3 enters into the red blood cell. लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर। जब रेस्पिरेटरी सेंटर्स की हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर वो सेंटर है जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। इसमें न्यूमोटैक्सिक एरिया है, एपन्यूस्टिक एरिया, ये दोनों पोन्स में होते हैं। ये पोन्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर मेडुलरी रिदमिक एरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट है। जो मेडुलरी रिदमिक एरिया है, इसके दो पार्ट है, इंस्पिरेटरी एरिया, एक्सपिरेटरी एरिया। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। टुगेदर ये पूरा पार्ट हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। सो रेस्पिरेटरी सेंटर, जो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा है, इसमें तीन पार्ट्स हैं, न्यूमोटैक्सिक एरिया, एपनिस्टिक एरिया एंड द मिडुलरी रिदमिसिटी एरिया। तीन चीज। अब मिडुलरी रिदमिसिटी एरिया के दो पार्ट्स हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी एरिया। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके अंदर पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स होता है। ये मेजर पेसमेकर है जो ब्रीदिंग का रेट आपका मेंटेन करता है या इनिशिएट करता है।
इसके साथ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास मसल्स को इननर्वेट करते हैं फ्रीनिक नर्व और इंटरकॉस्टल नर्व के थ्रू। और ये इफ्रीनिक नर्व जो होती है ये ज्वाइन करती है डायफ्राम को, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको वो ज्वाइन हुए होते हैं थ्रू द इंटरकॉस्टल नर्व। काम किस तरह से करते हैं ये काम हमने यहाँ पर देखना है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन का। डोर्सल ग्रुप ऑफ गैंग्ली डोर्सल ग्रुप ऑफ जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। एक्टिव कंडीशन के अंदर ये क्या करता है, ये इनहेलेशन कराएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिग्नल इनिशिएट होगा, इनहेलेशन करवाएगा, 2 सेकंड तक डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्टेड रखेगा। एक्टिव फेज है, नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन होती जाएगी। फिर उसके बाद ये 3 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है, एक्सहेलेशन हो जाती है, इस दौरान डायफ्राम अपनी जगह वापस आ जाता है और नॉर्मल क्वाइट एक्सहेलेशन चल पड़ती है। ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है। बट जब फोर्सफुल ब्रीदिंग होगी, फोर्सफुल ब्रीदिंग में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक्टिवेट होगा, वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। एक्टिव स्टेज है, फोर्सफुल इनहेलेशन करवा रहा है, बट इसके साथ साथ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी इंगेज हो जाएगा। डोर्सल ग्रुप हर हाल में इंगेज होता है, नॉर्मल में भी और फोर्सफुल में भी। बट द वेंट्रल ग्रुप रेस्पिरेटरी जो रीजन है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर एक्टिवेट होगा। ये एक्सेसरी मसल जैसे स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड था, स्क्रीन मसल था, पेक्टोरल्स माइनर मसल था, इनको इंक्लूड कर लेगा, रिक्रूट कर लेगा ब्रीदिंग के अंदर, और फोर्सफुल इनहेलेशन शुरू हो जाएगी। फिर फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद ब्रीदिंग के फोर्सफुल एक्सहेलेशन होनी जरूरी है। नॉर्मली जो एक्सहेलेशन होती है वो पैसिव होती है, उसमें एनर्जी यूज नहीं होती। बट फोर्सफुल एक्सहेलेशन जब आप करवा रहे हैं तो अगेन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इस्तेमाल होगा। या फोर्सफुल एक्सहेलेशन के लिए इन्हीं एक्सेसरी मसल्स को आपके सिग्नल भेजेगा, इंपल्सेस भेजेगा। इंटरनल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसफर एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर कॉर्टिकल इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, विच मींस कि हमारे पास अगर कोई हम नॉक्शियस गैस चली जाए तो हम उसको अवॉइड करने के लिए अपनी ब्रीदिंग को रोक लेते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों है, रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हाइपर कैपनिया ये वो कंडीशन है जिसमें CO2 इंक्रीज हो जाता है। अगर CO2 इंक्रीज हो रहा होगा तो H प्लस इंक्रीज हो रहा होगा, इसका मतलब pH डिक्रीज हो रहा है। स्टिमुलेट करता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को। अगर हाइपॉक्सिया की बात करें, हाइपॉक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाइपॉक्सिया अगर हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लो PO2 अगर हो रहा होगा तो आर्टीरियल हो सकता है आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाए, या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, या फ्लूइड्स भर गए लंग्स के अंदर, या हाई एल्टीट्यूड पे आप चले गए हो, इसकी वजह से ये हो सकता है। So this basically covers up the entire detail of our respiratory system. I hope this lecture was helpful for you. That's it from my side. Thank you so much.